हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड आपको इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। टू कीवर्ड्स हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम होती जा रही है, डिमांड आपकी बढ़ रही है। तो एक फैक्टर कम हो रहा है और एक फैक्टर बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सही है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। सही है। तो अपन ये देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम बना हुआ है। 10 रुपये की प्राइस है तो आपसे 50 क्वांटिटी मांगी जा रही है। जैसे ही प्राइस कम हुई अब 60 मांगी जा रही है, और कम हुई क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। 4 रुपये हुई 80 हो गई, 2 रुपये हुई 90 हो गई। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे फिर अपन ने इस लाइन को इस तरह से यहाँ खींच दिया, ये आपका डिमांड कर्व बन गया। तो ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। बट लिखा है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या? जो डिमांड के डिटरमिनेंट्स थे ना, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो चेंज इन द प्राइस फॉर सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रीजन, मान लो चाय की प्राइस कम हुई, टी की प्राइस कम हुई, तो लोग टी पीने जब ज़्यादा आने चाहिए, बट इसी दौरान कॉफ़ी की प्राइस भी कम हो गई तो लोग कॉफ़ी पीने चले गए। तो इसलिए ये कह रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कार और पेट्रोल के केस में भी ऐसा ही होगा। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। इनकम में के लेवल में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन क्वालिटी, सीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, क्लाइमेट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। इन सब के बारे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लॉ ऑफ डिमांड के लिए दिए गए हैं। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वो हम जानते हैं, जब भी आपका नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होगा तो इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ये हमको क्वालिटी बताता है कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ती है, बट क्वांटिटी नहीं बताता कि कितनी बढ़ती है। इसलिए लिखा गया कि ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। प्राइस एंड डिमांड डू नॉट हैव प्रोपोर्शनल रिलेशन। इनके बीच में कोई प्रोपोर्शन भी तय नहीं है। इफ द प्राइस राइज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड मे फॉल बाय एनी प्रोपोर्शन। कोई भी परसेंटेज हो सकता है। वन साइडेड लॉ, ये वन साइडेड लॉ है। कैसे है? ये हमें ये बताता है कि डिमांड में कितना चेंज आता है प्राइस के कारण, लेकिन डिमांड के कारण प्राइस में कितना चेंज आता है ये वो नहीं बताता। यानी प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है ये तो बताता है, लेकिन डिमांड के कारण प्राइस में क्या चेंज आता है ये चीज़ ये नहीं बताता। इसलिए ये एक वन साइडेड लॉ है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट? लॉ ऑफ डिमांड क्यों एप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस हैं जिनके कारण लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बोलते हैं LDMU। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, और इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि हम LDMU कहते हैं, मान लेते हैं कि आपको एक जूस का गिलास 30 रुपये में मिल रहा था। आपने एक जूस का गिलास ले लिया। अब शॉपकीपर ने आपसे पूछा कि भाई साहब एक गिलास और लोगे? तो आपने कहा नहीं भाई मुझे नहीं लेने की इच्छा है। ठीक है, उसने कहा भाई साहब 30 रुपये लूँगा। तो आपने कहा नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब उसने आपको यही ऑफर कर दिया 20 रुपये में कि ठीक है मैं आपको 20 रुपये में दे दूंगा ना। अब आपका दिमाग चलेगा कि यार 30 रुपये का जो गिलास है वो मुझे 20 में मिल रहा है, तो आपकी लेने की इच्छा होगी, है ना। पहले 30 में क्यों नहीं लिया कि भाई एक गिलास मैं पी चुका हूँ, अब मेरी इतनी इच्छा नहीं है पीने की, लेकिन 20 में अगर मिला तो आपकी इच्छा हुई। अब आपने उससे पूछा 20 में एक और लोगे? तो आपने मना कर दिया कि नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं। नाउ उसने ये आपको ऑफर किया 10 रुपये में कि ठीक है मैं 10 रुपये में ही दे दूंगा। तो इवन आप 2 गिलास पी चुके हो, पर क्योंकि 30 रुपये का सामान अब आपको 10 रुपये में ऑफर किया गया है तो आप और ले लोगे। फिर उसने आपको 10 रुपये में एक और ऑफर किया, तो आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लेना।
अब उसने आपको कहा कि ठीक है मैं 0 रुपये यानी फ्री में दे दूंगा, तो फिर आपकी और इच्छा हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो प्राइस कम करता जा रहा है, तो आपने पहले एक खरीदा था, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया, कि यानी जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है तभी आप नहीं ले रहे हो। अगर वो सेम प्राइस में आपको बेच रहा है तो आप उसे नहीं खरीद रहे, लेकिन प्राइस कम कर रहा है तो आप उसे खरीद रहे हो। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कि आप एक क्वांटिटी का जब कंज्यूम कर चुके होते हैं तो अब आप उसकी सेकंड क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी। लिखा है द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एज ए कंज्यूमर गेट डिमिनिशिंग सेटिस्फेक्शन। आपको हर जूस के गिलास से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। पहले गिलास में खूब सेटिस्फेक्शन मिला था, सेकंड गिलास में इतना नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आप सेम प्राइस में नहीं खरीदेंगे, प्राइस गिरने पे ही खरीदेंगे। फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट हैंस ही विल बी विलिंग टू बाय नेक्स्ट यूनिट, अगर वो नेक्स्ट यूनिट खरीदेगा ऑफ द गुड ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल, जब इसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अब एक गिलास पीने के बाद उसकी यूटिलिटी अब उतनी नहीं है। हाँ, प्राइस खरीद कम करने पर जरूर आपके लिए यूटिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 2 है आपका सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। जहाँ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है वहीं लॉ डिमांड एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लेते हैं कि चेन्नई जाने की रेलवे की टिकट 1500 की है और रेलवे इस टिकट को बढ़ाकर 1800 कर देता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चेन्नई इतनी दूर है, लगभग 1500-1600 किलोमीटर दूर है, आप ट्रेन के अलावा और किसी रेंज से जा नहीं सकते। चलो हम सब प्लेन से चल जाएंगे और प्लेन की टिकट तो 5-6 हज़ार की आती है। दैट्स वाई सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ये कहता है कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है, क्योंकि प्राइस बढ़ाने के बावजूद आपको तो चेन्नई अगर जाना है तो आपको रेलवे से ही जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर पास की कोई जगह होती जिसमें कि ट्रेन भी ऑप्शन होता तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। यहाँ तो अब आपकी प्राइस बढ़ गई है, उसके बावजूद भी आप चेन्नई जाओगे तो ट्रेन से ही जाओगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। प्राइस बढ़ गई, उसके बावजूद आपकी डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नहीं है। देन है रियल इनकम इफेक्ट। अब सर रियल इनकम इफेक्ट क्या होता है, इसको अपन को समझने की जरूरत है। देखें, जैसे मान लेते हैं कि आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, जिनसे आप 10 रुपये के 10 पेंस खरीदते हैं। क्वांटिटी कितनी खरीदते हैं, 10। सही है, तो कितने रुपए खर्च कर लेते हैं आप, 100 रुपये खर्च कर लेते हैं। अब प्राइस गिरकर हो गई 5 रुपये, तो अब आप 10 की जगह कितने क्वांटिटी खरीद सकते हो, 20 खरीद सकते हो। रुपए आपके 100 ही लगेंगे, पहले भी 100 लग रहे थे, अब भी 100 लग रहे हैं, लेकिन अब क्वांटिटी क्या है, वो बढ़ गई। तो क्वांटिटी कब बढ़ गई, जब प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। यानी प्राइस कम होने से ही आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले आप 10 रुपये के 10 ही पेन खरीद पाते थे, पर क्योंकि अब रुपए गिरकर 5 रुपये पर पेन हो गए हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद पा रहे हो। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर का बढ़ जाना, इसको बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, रियल इनकम इफेक्ट। कहता है प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर गुड फॉल, अ कंज्यूमर बिकम एबल टू बाय मोर ऑफ द गुड एट द सेम लेवल ऑफ इनकम। सही है। आगे है नंबर ऑफ बायर। अब नंबर ऑफ बायर क्या है वो देखें। नंबर ऑफ बायर कैसे इफेक्ट डालते हैं, मान लेते हैं हम एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं ना। मोबाइल पहले बहुत महंगे थे तो केवल 1 क्लास के लोग इसे खरीद पाते थे। मान लेते हैं उस वक्त मोबाइल 40,000 का था। सही। अब मोबाइल की प्राइस जो है वो गिरकर 20,000 हो गई, तो अब बी क्लास के लोग भी उसे खरीद पा रहे हैं। फिर उसका प्राइस गिरकर 10,000 की हो गई, तो अब सी क्लास के लोग भी खरीद पा रहे हैं। और फिर उसकी प्राइस 5,000 हो गई, तो अब डी क्लास के लोग भी उसे खरीद पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस जो है ना वो कम हो रही है। कस्टमर तभी बढ़ेंगे, पहले इतने कस्टमर थे, फिर और आ गए, फिर और आ गए, फिर और आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ बायर अवेलेबल है ना। पर वो नंबर ऑफ बायर डी क्लास के लोग कब खरीदेंगे, जब वो उनकी रेंज में आएगा। इसीलिए नंबर ऑफ बायर भी वहाँ खूब सारे होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये नए वाले बायर तो तभी खरीद सकते हैं ना BCD के, जब प्राइस कम होगा। अदरवाइज तो मोबाइल पर A क्लास के लोग ही खरीद पाएंगे। तो नंबर ऑफ बायर भी एक बहुत बड़ा मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डिफरेंट यूजेस। सही बात है, किसी चीज़ के यूजेस भी तो बहुत मैटर करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड तो तभी एप्लीकेबल होगा। अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट के कोई डिफरेंट यूजेस नहीं है। जब उसके डिफरेंट यूजेस नहीं है तो उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट 10 रुपये है, तो आप केवल फैन चला रहे थे। अब यूनिट की प्राइस गिरकर 5 रुपीज़ हो गई, ठीक है, तो आप कूलर भी चलाने लग गए।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ये भी चल सकता है। अब मान लो यूनिट की प्राइस गिरकर 4 रुपीज़ हो गई, तो अब आप घर में एसी भी चलाने लग गए। और अब यूनिट की प्राइस गिरकर 2 रुपये हो जाए तो आप कह रहे हो अरे भाई अब तो सारे दिन ही एसी चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो गई है। सही है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि डिफरेंट यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा, आपकी क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। फैन, कूलर, एसी में तो खूब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वो तभी हो सकता है जब प्राइसिंग क्या हो, कम हो। यानी प्राइस कम होने पे डिमांड तभी बढ़ेगी जब उसके डिफरेंट यूजेस। अब सॉल्ट है, सॉल्ट का कोई डिफरेंट यूज नहीं है, उसको बस खाने के काम में लिया सकता है, तो डेफिनेटली उसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसके डिफरेंट यूजेस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है। फर्स्ट एवर सर रॉबर्ट गिफन गिव सम केसेस इन 1904 वेयर द लॉ ऑफ डिमांड फेल। उसमें पहला था गिफन पैराडॉक्स। वैसे तो प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बट दीज आर हाईली इंफीरियर गुड्स इन केस ऑफ प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। यानी प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप था और लिखा है दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड फॉर विच an increase in price lead to an increase in demand and decrease in price result in decrease in demand. This is also known as Giffen paradox. गिफन ने कहा कि यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। These goods are the goods on which consumers spend a large part of his income. In case of Giffen goods, negative income effect is more powerful than substitution effect, so law of demand will not operate. अब ये क्या है इसको अपन समझते हैं। तो देखिए इसके लिए गिफन पैराडॉक्स का सर रॉबर्ट गिफन हुए थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया 19th सेंचुरी का कि ब्रिटेन के अंदर लोग एक तो ब्रेड खाते थे जो कि सस्ती चीज़ होती थी और एक वो मीट खाते थे जो कि काफ़ी महंगी चीज़ होती थी। ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ब्रेड जो है वो 10 रुपये kg है और मीट जो है वो 100 रुपये पर kg है। इस तरह की कुछ रेट चल रही है। ठीक है। अब ब्रेड का भाव बढ़कर 10 रुपये की जगह है 12 रुपये हो गया, 10 से 12 हो गया। ठीक है। या 12 की जगह 20 हो गया, ऐसा कुछ ले लें। तो अब बेसिकली क्या है कि वो जो वर्कर्स थे उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी इतनी इनकम नहीं है कि अब वो 10 रुपये की चीज़ जो है वो 20 रुपये की हो गई तो अफोर्ड कर लें। तो वो क्या करते थे, इसकी प्राइस तो बड़ी है, अब या तो वो शिफ्ट हो जाए मीट पर, मीट तो और भी महंगा है। दैट्स वाई वो अपने मीट का कंजम्पशन जो है, ठीक है, जो कंजम्पशन है वो कम करते थे और यहाँ से जो पैसा बचता था उसको यहाँ लगाते थे जिससे कि वो ब्रेड खरीद सकें। क्योंकि उनका ज़्यादा तो ब्रेड ही खाते ना, महीने में मीट तो 1-2 बार खाते थे, ज़्यादा तो ब्रेड ही खाते थे और ब्रेड हो गई महंगी, तो वो क्या करेंगे, मीट का कंजम्पशन और कम कर देंगे। यहाँ से जो पैसा बचेगा वो भी कहाँ लगाएंगे, ब्रेड खरीदने में, क्योंकि ब्रेड ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि महीने में 28 डेज तो ब्रेड ही खा रहे हैं। तो ब्रेड महंगी हो गई, 10 रुपये की 20 रुपये हो गई, फिर भी ब्रेड की डिमांड ही बढ़ेगी क्योंकि ये लोग अपने मीट का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, मीट का कंजम्पशन कम कर रहे हैं और उस पैसे को यहाँ लगा रहे हैं, किसको खरीदने में, ब्रेड को खरीदने में। तो ब्रेड 10 रुपये से 20 रुपये हो गई, उसके बावजूद इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। रीज़न, लोगों ने अपना पैसा मीट से निकालकर ब्रेड में लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में गिफन पैराडॉक्स ये कहता है कि प्राइस बढ़ने की कंडीशन में, क्या ब्रेड की प्राइस बढ़ गई, उसके बावजूद उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके बावजूद उसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोग मीट से अपना पैसा निकालेंगे, उसमें खर्च नहीं करेंगे बल्कि ब्रेड में वो पैसा जो है वो खर्च करेंगे। तो ये चीज़ इसमें याद करने लायक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटस सिंबल गुड। इनको गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन भी कहते हैं या कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स भी कहते हैं। प्रोफेसर वेबलन ने जो है ये इम्पैक्ट जो है वो बताया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को दिखावे का शौक होता है ना, इसका एक और नाम दिया गया स्नॉब अपील, कि जिन लोगों को दिखावे का शौक होता है वो तो चाहते हैं चीज़ें महंगी हो जिससे कि वो उन्हें खरीदें और लोगों को देखकर चिढ़ाएं कि देखो हमने ये चीज़ें ले रखी हैं। तो जिन लोगों को दिखावे का शौक होता है उसके ऊपर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनकी तो डिमांड बढ़ती तब है जब प्राइसेस बढ़ती है, क्योंकि उनको तो लोगों को दिखाना है। इग्नोरेंस ऑफ बायर,
अब इग्नोरेंस ऑफ बायर क्या, जैसे कि अब मुकेश अंबानी है, भिंडी खरीदने गया, तो मुकेश अंबानी को कोई भिंडी का भाव थोड़ा ना पता है, वो तो भाव देख के कभी खरीदता ही नहीं है, उसके क्या फ़र्क पड़ता है कि रेट क्या चल रही है। दैट्स वाई वो तो रेट को इग्नोर ही कर देता है। तो ऐसे लोग जो रेट को इग्नोर कर देते हैं उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ऐसे एक्सपेंडिचर ऑन गुड इज लेस इन प्रोपोर्शन टू इनकम, इनकम के प्रोपोर्शन में वो खर्चा है ही बहुत कम। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अब 3 रुपये का आता है, 3 रुपीज़ का, वो अचानक 4 रुपीज़ का हो जाए तो क्या आप न्यूज़पेपर खरीदना बंद कर देंगे? या फिर मैच बॉक्स है, माचिस है, मान लो वो 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये की हो जाती है, तो क्या आप मैच बॉक्स खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे कि नहीं मम्मी आज तो मैं पत्थरों से ही आग लगाऊंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्योंकि वो इतना छोटा खर्चा है कि आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसकी लॉ ऑफ डिमांड का रूल जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। ठीक है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे दवाइयाँ, अब दवाइयाँ जो है महंगी हो गई तो क्या आप उनको नहीं खरीदोगे? फिर तो आपका मरीज मर जाएगा। दैट्स वाई आपके जहाँ नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है, जहाँ दवाइयाँ होती हैं, वहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होती कि प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप डिमांड कम कर देंगे। ऐसे ही सम अदर एक्सेप्शनल केसेस, जैसे फियर ऑफ शॉर्टेज, मान लो मार्केट में अफवाह फैल गई कि सॉल्ट खत्म हो गया है, तो कई लोग क्या करते हैं, खरीद के घर पे रख लेते हैं कि यार अपने को दिक्कत ना हो जाए। तो इससे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता कि प्राइसेस जो है महंगी हो जाएंगी शॉर्टेज के डर से, फिर भी लोग खरीदेंगे। चेंज इन वेदर, डिमांड फॉर अम्ब्रेला, जैसे अब भाई अम्ब्रेला है महंगा हो गया तो क्या बारिश में भीगने से बचेंगे नहीं हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत सस्ता होने का इंतजार करेंगे? ऐसा नहीं होगा, हमको अम्ब्रेला फिर भी खरीदना पड़ेगा। और फैशन रिलेटेड गुड्स, जिस चीज़ का फैशन चल रहा है उसकी प्राइस बढ़ गई है लेकिन उसके बावजूद हम खरीदेंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम लेटेस्ट फैशन की चीज़ें ही खरीदें। ओल्ड फैशन की चीज़ें की प्राइस कम हो जाती है, उसके बावजूद उसकी डिमांड नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि कोई भी जना ओल्ड फैशन की चीज़ पहनना ही नहीं चाहता। तो ये सब जो चीज़ें रीज़न हैं उसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू।